अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा? जी आशिर, जिस जिसका पॉसिबल है वो कैमरा भी ऑन कर ले एक दफा, ताकि मैं आप सब लोग से हेलो हेलो भी कर लूं। सो अस्सलाम वालेकुम। हारून, हमजा, अब्दुल अली, तैमूर, आकिब, फाहद, मुस्तफ़ा, रामीन। रामीन आप एब्सेंट थी कुछ दिन। हाशिर, हमजा, जावेद, हाशिर, नदीम, शयान, ताहा, कायनात। कायनात आप भी कल नहीं आई थी बेटा। बेटा मैं रोज आप लोगों से कैमरे का कह रहा हूँ, अपना कैमरा ऑन करना शुरू करें बेटा, ताकि जब मुश्किल क्वेश्चन आए तो आप मुझे अपने कैमरे में अपना सोल्यूशन दिखा सकें। ठीक है, तो आप अपनी से अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करें जी। जी साथ। ठीक है जी। हाशिर भी। ठीक है जी। व्हाट्सएप भी नजर आ गए हैं जी। मुस्तफ़ा भी नजर आ गए हैं। ठीक है जी। चलें जी, लेट्स कम टू द डे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और उस मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने कल सॉल्व किया था, दैट वाज क्लास वर्क आई अंडरस्टैंड 5। ये हमने शुरू करना किया था, डिस्कस करना शुरू किया था। आप सब लोग अपने सामने क्वेश्चन का पेज रखें, मैं भी किताब फिजिकली खोल लेता हूं और क्वेश्चन का पेज सामने रख लेता हूं, और फिर आप लोगों में से जो जो करके आया है वो डन लिखे, और जिस किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो क्यों लिखे। कौन कौन करके आया जी, अंडरस्टैंड करके आया? PQ5 होमवर्क था, कंपल्सरी होमवर्क था। क्लास वर्क 5 कोई भी नहीं करके आया? अच्छा जी, साद करके आए हैं, अब्दुल अली करके आए हैं, बस दो लोग। तैमूर ने किया है, कायनात ने ट्राई किया है, ठीक है, आकिब ने कर लिया है, गुड। हमजा ने किया है, हाशिर ने किया है। जी क्वेश्चन अगर किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो इसमें तो बताइए, अदरवाइज हम इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि आज के बाद फ्यूचर की हर इनकम स्टेटमेंट बनेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मार्जिनल के तहत, और पास्ट की हर स्टेटमेंट बनेगी एब्जॉर्प्शन के तहत। जो क्लास वर्क 3 है, इसका जो फॉर्मेट है, ये इस टॉपिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आपने घोल के पी जाना है। क्लास वर्क 4 सॉरी, क्लास वर्क 4 का फॉर्मेट इस टॉपिक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपने एग्जाम में हर सवाल इस लेवल का करना है। ये इस टॉपिक का सबसे मुश्किल सवाल है। जी मैं आ जाता हूँ बट सब उस पर। ठीक है जी। ट्रेनिंग कंसल्टेंट की पर मंथ कॉस्ट है ना, तो इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे। हमने फिक्स्ड और वेरिएबल का, हमजा याद होगा, पॉइंट डिस्कस किया था कि जो चीज पीरियोडिक हो जाए, पीरियड के साथ लिंक कर जाए, वो फिक्स्ड होती है। दी तैमूर ट्रेनिंग कंसल्टेंट का भी उसने वो बताया हुआ ना, पर मंथ कॉस्ट बताई हुई है। हायर 3 लाख पर एनम, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स में शामिल हो गया। तैमूर पॉइंट 4 डिस्कस कर लें। अच्छा चलें, पॉइंट 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फिर हम उसको उसी तरह से डिस्कस करते हैं जैसे मैंने कल का पॉइंट किया था। आपकी एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट इस वक्त कितनी आ रही है? आपकी एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट इस वक्त आ रही है 300। और अगर आप सिर्फ उसको देखें, इंक्रीजेस बाय 10%, वेज इंक्रीज करें 10% के हिसाब से, तो 65 से वेज कितनी हो जाएगी? 82.5। रेट इंक्रीज करके हो जाएगा 82.5। थोड़ा आंसर स्लो आ रहा है बेटा आप लोगों का। सो 75 से कॉस्ट इंक्रीज करके 82.5 हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। हाशिर, रामीन, आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, यहाँ जरा मेरे पास लाइट फ्लक्चुएट की थी। चलें उस्मान बशीर, मैं बेटे एक एक करके सवालों का जवाब दे दूं। पहले तैमूर ने पूछा था लेबर का। तैमूर अब साथ साथ क्लास में हैं, तो तैमूर जवाब दें। रेट हो गया लेबर का 82.5, डन। और अगर आप कुछ और ना करते तो आपकी कॉस्ट क्या होती? 4 × 82.5 क्या कॉस्ट आती? लेबर कॉस्ट क्या हो जाती? लेबर कॉस्ट हो जाती 330 रुपए एक यूनिट की। अब आपने सोचना शुरू किया कि इसको 330 से कैसे कम करना है। इसको 330 से कम करने के लिए आपने कहा द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इंप्रूव एफिशिएंसी। 4 घंटे को कैसे कम करना है? एफिशिएंसी से टाइम कम लगेगा ना। The following have been made. 30% of the saving in the labor cost would be paid as bonus. Okay. A training consultant will be hired at a cost of 3 lakh per annum to improve working capabilities of the workers. Fair enough. On account of the above measures, it is estimated that the labor time will be reduced by 15%. तो लेबर टाइम 4 से कम होकर कितने परसेंट हो जाएगा? 4 का 85% इज 3.4। अगर ये 3.4 पे चला जाए तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 82.5, लेबर कॉस्ट क्या हो गई? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 82.5 इज 280, 280.5। अच्छा, और इसने बचाई कितनी कॉस्ट? कॉस्ट बचाई कितनी? 280.5 और 330, ये बचाना, इनका डिफरेंस कितना बेटा कायनात? 280.5 और 330, इनका डिफरेंस सेविंग होगी ना। सो 280.5 और 330 का डिफरेंस कितना आया? 49.5। बेटा आप लोग कैलकुलेशंस करके आंसर नहीं टाइप कर रहे। तैमूर आपने सवाल पूछा, आप साथ साथ करें। हाशिर आप भी क्लास में साथ साथ करें। 49.5, 49.5 का आपने लेबर को कितना देना है? आपने कहा कि जितना लेबर टाइम बचाएगा ना, उसके पैसों का 60% हम उसको बोनस दे देंगे। 30% ऑफ द सेविंग बोनस देंगे। तो 49.5 का 30% अप्लाई करें। हमजा मैं बात पूरी कर लूं बेटे, फिर समझाता हूं। 30% अप्लाई करें तो वो हो गया 14.85। तो ये भी आपने लेबर को पे करना है 14.85। हमजा अगर आप उस तरह से निकालेंगे तब भी आंसर सेम नहीं आ जाएगा। आपका कितना टाइम सेव हुआ है हमजा जावेद? नहीं, 0.1, 0.6। ठीक है, 0.6 का 30%, 0.18, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 82.5 करिए क्या आ रहा है? हमजा जावेद क्या आ रहा है? 0.18 मल्टीप्लाई बाय 82.5। जी महा, वो 14.85 ही आता है। ठीक है हमजा, बात समझ आ गई? उस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, आंसर सेम आएगा। चले, अभी इसके अलावा एक कॉस्ट और भी है। कंसल्टेंट को आपने साल का 3 लाख देना है। प्रेजेंटेशन और तरह से है, मैं इसको डिसीजन मेकिंग के एंगल से करा रहा हूं। और आपकी प्रोडक्शन कितनी है अगले साल की? कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं अगले साल के? तो 22,150 अगले साल बनाने हैं। हमजा जावेद कह रहे हैं 22,150, चूंकि वो इंक्रीज भी हुई है ना प्रोडक्शन। तो आप 3 लाख डिवाइड बाय 22,150 करेंगे
तो पर यूनिट क्या आ जाएगी कंसल्टेंट की कॉस्ट? राउंड ऑफ कर दीजिएगा। 13.5 हाशिर कह रहे हैं, 13.54, 2 डेसिमल्स तक। अब इन तीनों को ऐड करें तो लेबर की कॉस्ट क्या हो गई? 280.5 प्लस 14.85 प्लस 13.54। जी तैमूर जी, हमजा 308.89। फिर ये स्कीम इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? अच्छी है कि बुरी है? ये सारी प्लानिंग हमारी अच्छी है कि बुरी है? क्यों भाई, रामीन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छी है, चूंकि 330 से कम होके कितनी कॉस्ट रह गई? 308 रुपए रह गई। हाँ, प्रेजेंट करते हुए आप इन दोनों को, पहले दो को लेंगे वेरिएबल कॉस्ट में और इसको लेंगे फिक्स कॉस्ट में। लेकिन अगर यही सवाल डिसीजन मेकिंग के एंगल से करें तो ये आपकी प्रपोजल अच्छी है लेबर के साथ काम करने की, ताकि आपकी कॉस्ट 330 से कम होकर 309 रह रही है। जी उबैदुल्ला, समझ आ गई बेटा? साद, तैमूर, पॉइंट क्लियर है बेटा? चले, उस्मान ने एक सवाल पूछा था, मुझे स्किप कर गया हूं मैं। उस्मान जरा सवाल दोबारा पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या था? उस्मान बशीर, आपने बेटा क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछ लें, स्क्रॉल में ऊपर चला गया है। फिक्स सेलिंग एडमिन को डायरेक्ट एडजस्ट करके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं होता? अच्छा, पहले मैं उस्मान की बात कर लूं। फिक्स सेलिंग एडमिन को डायरेक्ट कॉस्ट में एडजस्ट करना है। फिक्स सेलिंग एडमिन को का 10 मिलियन है ना टोटल, तो उसका 70% फिक्स्ड है। नहीं यार, वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का करते हैं बेटा। उस्मान बशीर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी पे। कायनात, आपका पॉइंट क्लियर हो गया? सवाल दोबारा पूछिए फिर। आपका हो गया उस्मान बशीर क्लियर? जी, आप कायनात क्वेश्चन दोबारा पूछिए। वेरिएबल सेलिंग एडमिन पर यूनिट में ऐड नहीं होते बेटा, इसलिए कि IS2 ने मना कर दी है। IS2 ने कह दिया है कि जो सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट है, वो कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी। वेरिएबल सेलिंग एडमिन इन वेरिएबल कॉस्ट तो है, लेकिन इन्वेंट्री मेजरमेंट के लिए वेरिएबल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ IS2। ठीक है जी, एनीवन एल्स? आकिब, हमजा, मुस्तफा, समा है क्लास में? समा, आमना, ठीक। चलिए, मैंने वाकई डिस्कस किया था कि ये जो PQs हैं ये सारे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। इससे मुश्किल सवाल हमने क्लास में किए हैं। जी, आप जरूर पूछिए माहा।
बेटा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है ना महा, आपने सेल किया, प्रोडक्शन किया 1,20,000 की और सेल किए हैं 1,00,000 के, तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हो गए? 20,000। ठीक है, अगेन महा मैंने याद कराया था बेटा कि वर्किंग वन में स्टॉक मूवमेंट बनाते हैं ताकि ओपनिंग क्लोजिंग का पता चल जाए, वर्किंग टू में पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर करते हैं आगे सवाल। ठीक है बेटी, कुछ और पॉइंट? जी 5 सेकंड्स पॉज, किसी और दोस्त ने कोई और सवाल पूछना हो तो क्यों लिख दें, नहीं तो कोई एक दो लोग नो लिख दें। चलें जी, सो आज हम शुरू कर रहे हैं सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सो हम कोशिश करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग को जितनी हद तक हम समझ सकें, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बाकी टॉपिक्स में एप्लीकेशन भी है। फिर इस टॉपिक से हाइब्रिड क्वेश्चंस भी आते हैं। हाइब्रिड क्वेश्चन समझते हैं? हाइब्रिड क्वेश्चंस हैं जैसे हाइब्रिड क्लासेस होती हैं जो एक से ज्यादा टॉपिक्स का मिक्सचर होती हैं। तो अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ये सारा सिलेबस मैंने आज नहीं पढ़ाना, मैं बता रहा हूं कि अगले ये जो हमने कम से कम 2 वीक्स प्लस का हमारा ये टॉपिक चलेगा, तो ये 2 वीक्स प्लस में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह की इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। एग्जेक्टिव समरी, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होती है? जो मुसलसल एक ही तरह का काम करती रहती है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। ऐसे कह रहा हूं, हमारी गली की दुकान के नुक्कड़ पे है समोसे वाला, वो बस समोसे ही बनाता रहता है, समोसे बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। वेरियस पॉसिबल सिचुएशंस जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आ सकती हैं। पहले ही हमने कहा कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। प्रोसेस कॉस्टिंग प्राइमरली एक प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक है, और जो कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक होती है, हाँ फ्राइज ही बनाता होगा, ऐसे ही कह रही है, हम हमजा सही कह रहे हैं। जैसे कॉलेज के सामने मैं देखता हूँ एक रेडी वाला है, वो फ्रेंच फ्राइज ही बना रहा होता है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक है, और कोई भी जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जैसे जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना, तो इसका मकसद भी है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। अब अगला सवाल क्या आएगा कि पर यूनिट कॉस्ट किस तरह की इंडस्ट्री में। जॉब और कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री थी, सर्विस कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री थी, अभी उतने लेवल पे हमने नहीं पढ़ा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो भी एक खास जगह पे अप्लाई होता है। ये कहाँ लगाना है? वेयर प्रोडक्ट पासिस थ्रू मेनी प्रोसेसेस बिफोर अटेनिंग इट्स फाइनल शेप। अपनी आखिरी शक्ल में पहुंचने तक वो बहुत सारे मराहल से होके गुजरता है। क्यों जी, जो रोटी हम खाते हैं ये ऐसे ही होती है। ये कोई साल महीनों पहले कोई बंदा खेत में हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी लगाता है, फिर खाद डालता है, फिर उससे गंदम की फसल होती है, वो थ्रेशर्स में जाती है, वहां से गंदम अलहदा होती है, फिर वो गंदम फ्लोर मिल्स में जाती है, उसका आटा बनता है, फिर आटा हमारी वालदा लेकर आती हैं, पकाती हैं, और फिर वो रोटी रखती हैं उबैदुल्लाह के आगे, जो वो नाक मुंह चढ़ा के आधी खा के आधी वापस कर देता है। तो गंदम का बीज डालने से लेके तो रोटी पकी हुई उबैदुल्लाह के आगे आने तक बहुत सारे, चलो बहुत पता है मुझे बेटा, मैं तो ऐसी मजाक से कहा। भट्ट साहब का नाम ले लेते हैं जी, हमजा भट्ट साहब ऐसा करते हैं जी, ठीक है, उबैदुल्लाह माइंड कर गया। चलें, सो प्रोडक्ट अपनी फाइनल शक्ल में आने तक बहुत सारे मराहल से गुजरती है। चलें, अच्छा जी,
अब जो आपकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में क्या आप एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही चीज बनाते हैं, या दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं एक सिंगल रॉ मटेरियल से? नहीं, बट रोटी को तो मना कर देते हैं, बोटी को मना नहीं करता। तू बट की सही डेफिनेशन नहीं बताई हुई बेटा। बट तो किसी दावत जाके नान ही कट खाते हैं ना, ऐ गोश्त कट खाना पै गया, फिर जगह होगी तो गोश्त खाएंगे, नान क्यों खाएंगे? चलें, अच्छा जी, टू और मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल से अगर बनती हैं तो या हम जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं या हम बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं। एक बार ऐसी मुझे याद आ गया तो अच्छाई में बता रहा हूँ। वो एक दावत पे हम लोग गए तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त भट्ट साहब थे, तो वहाँ टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। तो उनके बेटे ने ना कोई थोड़ी सस्ती चीज खानी शुरू कर दी। वो कहते हैं ओए उल्लू दे पट्ठे रख दे, वो चांपा खा, महंगी है ये। तो बट तो जनाब मेन्यू सिलेक्शन में भी इस चीज का हिसाब रख लेते हैं। हमजा साहब कहाँ रह गए हैं? चलें, सो टू और मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल, तो या हम बाय प्रोडक्ट करेंगे कॉस्टिंग या हम जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग करेंगे। फिर उस्मान क्या पढ़ना शुरू करें, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग? क्यों वैदुल्ला, क्या पढ़ना शुरू करें, बाय प्रोडक्ट के जॉइंट प्रोडक्ट? हाँ अलीना, अब हमने ना बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग पढ़नी है ना जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग पढ़नी है। अभी फिलहाल हमारा अगले एक हफ्ते के लिए कम से कम ऑब्जेक्टिव क्या है उस्मान बशीर, कि हमारी कंपनी क्या बना रही है, सिंगल प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो अगले इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाके देखेंगे कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बने तो क्या करते हैं। अभी अगले एक हफ्ते के लिए मेरी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है जी, मेरी शुगर मिल है, मेरे दादे ने लगाई थी, मेरा पोता भी चलाएगा। तो हमारी कंपनी क्या बनाती है, सिर्फ चीनी बनाती है। ठीक है, अब मेरी ड्रेस शर्ट्स की इंडस्ट्री है, बोनांजा हूं मैं, और सिर्फ वाइट कलर की स्टैंडर्ड साइज की शर्ट बनाता हूं। मैं इंटरवुड फर्नीचर हूं, सिर्फ लकड़ी की एक खास शक्ल की कुर्सी बनाता हूं। तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में ये मैंने जानबूझ के यहां लिखा रहने दिया है ब्रिटिश अप्रोच। अकाउंटिंग में भी मैं बात को लंबा नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूं कि जो पुराना सिलेबस था उसमें दो अप्रोचेस अकाउंटेंट्स की थी। एक कहलाती थी ब्रिटिश अप्रोच, एक कहलाती थी अमेरिकन अप्रोच। जब तक मॉड्यूल डी था, मॉड्यूलर स्कीम थी, तो हम दोनों पढ़ाया करते थे, ब्रिटिश अप्रोच भी पढ़ाया करते थे, अमेरिकन अप्रोच भी पढ़ाया करते थे। फिर ये जो किताब है मौजूदा आईकैप का सिलेबस, ये एमले वुल्फ ने लिखी हुई है। एमले वुल्फ इज अ ब्रिटिश ऑथर। तो फिर आईकैप ने उस वक्त एक असूली फैसला किया कि आज के बाद जहां कहीं ऑप्शन होगी तो आईकैप जो टेस्टिंग करेगा वो ब्रिटिश अप्रोच के तहत टेस्टिंग करेगा। लेकिन चूंकि पास पेपर क्वेश्चंस आईकैप की अपनी किताब में भी और हमारी किताब में भी कुछ पुराने सवाल भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अमेरिकन अप्रोच की टच नजर आएगा, लेकिन उसको हम वापस ब्रिटिशर कर देंगे। ठीक है, हम वैसे ही ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, इसलिए उनकी गुलामी का नमक भर रहे हैं, ब्रिटिश अप्रोच ही करेंगे। मैं ये बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उबैदुल्लाह जो भी नहीं सीखनी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की हमने जो टेक्निक सीखनी है वो है प्रोसेस अकाउंट्स। और हमारा मामला क्या है, हमारी प्रोडक्ट, हाँ वैसे ही है, हमारी प्रोडक्ट कहाँ से गुजरती है, हमारी प्रोडक्ट्स बहुत सारे मराहिल से गुजरती है अपनी फाइनल शक्ल इख्तियार करने से पहले। आप में से किसी ने शुगर मिल देखी है? तो यस लिखे। चले, मैंने देखी है। ठीक है जी, तो गन्ने से बाहर से देखी है गुड, नहीं अंदर जाके देखनी थी। गन्ने से लेके चीनी बनने तक का अमल एक बड़ा मुश्किल अमल है। ठीक है जी, गन्ना पहले लाया जाता है, धोया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर डबल कार्बोनेशन, डबल सल्फरेटेशन, डिहाइड्रोजनेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कुछ 10,000 तरह के प्रोसेस करके तो 100 किलो गन्ना, डिपेंडिंग ऑन किस इलाके का गन्ना है, कोई 9 से 11 किलो चीनी बनती है।
तो हमारा फिर ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो क्लासिक एग्जांपल है किसकी? फिर कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा होगा शुगर इंडस्ट्री में? प्रोसेस कॉस्टिंग। आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत सारे मराहल से होके गुजर रही है। अब जनाब वो सारे मराहल आप इकट्ठे तो तय नहीं कर सकते। हमने साइकिल पहली दफा चलानी सीखनी है, तो फिर पहली दफा जब साइकिल चलानी सीखी थी तो कायनात कितने टायरों वाली साइकिल चलाई थी? पहले भी एक दिन पूछा था, 4 पहियों वाली। ठीक है जी, ऐसे ही है जी। अब उबैदुल्ला अब 5 पहियों वाली चला रहे हैं। ठीक है, आईकैप ने कितने स्पेयर टायर लगाए हैं? 3 स्पेयर टायर लगाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इनमें से एक एक टायर उतरता जाएगा। तीनों टायर आज ही उतर जाएंगे एक्स्ट्रा? हाशिर नहीं, अभी तो चलाना सीखेंगे। अभी तो मैं हाशिर का हाथ पकड़ के, बल्कि उसको कंधे से पकड़ के उसके साथ गिर ना जाए ना हाशिर, इसलिए पहले तो मैंने 3 टायर एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। वो 3 टायर कौन कौन से हैं जो एक्स्ट्रा हैं? वो 3 टायर एक्स्ट्रा हैं लॉसेस, मटेरियल एडिशन और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब हम पहले आते हैं लॉसेस को डिस्कस करते हैं। ये जो लॉसेस हम करने जा रहे हैं डिस्कस, ये कहाँ हुए हैं? हाँ, और उबैदुल्ला ने सही कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वन व्हीलिंग करेंगे। ऑन अ लाइटर नोट नहीं, बल्कि ऑन अ सीरियस नोट, ये टॉपिक जो हमारे एग्जाम लिहाज से मुश्किल टॉपिक्स हैं सीमैक के, वो 5 हैं: प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनमें से 4 टॉपिक्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बीएफडी में भी जाके पढ़ने हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग आईकैप ने जितना पढ़ाना है उस्मान बशीर यहां भी पढ़ा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो हो सकता है ना, मैं कहूँ नहीं भी अभी ये बात सीफैप में जाके पढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है। बजटिंग ठीक है, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो सीफैप में जाके पढ़ेंगे। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा नहीं है जी। ये लॉसेस कहाँ हो रहे हैं जनाब? कोई मेरी रहनुमाई बताएं, फरमाएं, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं? लॉसेस प्रोडक्शन हॉल में हो रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहे हैं। शाबाश हमजा जावेद, वर्क इन प्रोसेस में हो रहे हैं। हम प्रोडक्शन हॉल में देख रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन हॉल में लॉसेस कितनी तरह के होते हैं? लॉसेस कितनी तरह के हो गए? लॉसेस 2 तरह के हो गए। कौन कौन सा रामीन? हो गया नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल और एबनॉर्मल का ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ होता है। ठीक है, और ये लॉसेस कितनी जगह पे हो सकते हैं? ये लॉसेस हो सकते हैं बिल्कुल प्रोसेस के शुरू में। हाशिर ने आके दुकान खोली और शटर खोला और शीशा तोड़ दिया, तो अभी कमाया 1 रुपया भी नहीं था, सुबह सुबह नुकसान कर दिया। अलीना ने जाके जो है टी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी, तैयार टी शर्ट्स बर्नर के ऊपर रख दी कि गैस नहीं आ रही। बाद में गैस भी आ गई तो टी शर्ट सड़ के सुहा हो गई। तो वो लॉस कब हुआ? एट द एंड हुआ। और अलीना, हमें पता है अलीना ने कभी ऐसा नहीं किया गलती से आज हो गया तो ये अब नॉर्मल लॉस। और अगर मुझे पता हो कि हमजा बट नॉर्मली ऐसा करता है तो फिर ये क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। और एक लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है जी, लॉसेस की सारी बातें समझ में आ गई। तो जो सबसे आसान सवाल होगा उसमें लॉस कौन सा होगा? जो सबसे आसान सवाल होगा उसमें कौन सा लॉस होगा? उसमें सिर्फ कौन सा लॉस होगा? उसमें नॉर्मल लॉस होगा। और कब होगा? बस शुरू में ही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? सबसे आसान सवाल में नॉर्मल लॉस होगा और कब होगा? शुरू में ही हो जाएगा। फिर जब इसका टायर उतारेंगे फिर सीखेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल इकट्ठा हो तो क्या होता है, फिर सीखेंगे कि आगे क्या होता है। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ है मटेरियल एडिशन। मटेरियल एडिशन
There could be industries in which material is added in first process only, जैसे गारमेंट्स का स्टिचिंग यूनिट, जैसे शुगर मिल, सारा गन्ना कहाँ क्रश हो गया, पहले स्टेप पे, ठीक है। अब आप वो क्रश्ड सिरप को लेके आगे चल रहे हैं। गारमेंट्स का स्टिचिंग यूनिट, सारा मटेरियल कहाँ ऐड हो गया, फर्स्ट प्रोसेस में। लेकिन देयर कुड बी इंडस्ट्रीज वेयर मटेरियल इज एडेड इन सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। अब मटेरियल सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में होने के बाद फिर आगे दो तरह के सवालात हो सकते हैं। मटेरियल एडिशन इन सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स। एक दिन शायद पहले भी पूछा था क्लास में, किस किस के पास होंडा CD70 है जी? किसी के पास नहीं होंडा CD70? अच्छा जी। होंडा CD70 की एक मोटरसाइकिल कितनी देर में बनती है? एनी गेस मोहम्मद हमजा, एनी गेस हमजा भट्ट साहब, एनी गेस? लड़कियां भी गैस लगाएं, एक मोटरसाइकिल कायनात कितनी देर में बनेगी? तैमूर कह रहा है 3 हफ्ते में, हमजा कह रहा है 30 दिनों में, उबैदुल्ला कुछ और कह रहा है, वो तो वैसे ही उबैदुल्ला आपको पता है शहजादा है। ठीक है, समा कह रही है 1 हफ्ते में। बेटा मैं आज से को 6 साल पहले गया था और मुझे लेटेस्टली बताता हूँ, उस होंडा कंपनी एक मोटरसाइकिल 26 सेकंड में बनाती थी। कितने सेकंड में? सेकंड 26 सेकंड में एक मोटरसाइकिल बनती थी। और रिसेंटली उनका CFO मुझे मिला था एक कॉन्फ्रेंस पे, वो बता रहा था कि हम 22 सेकंड्स पे ले गए हैं इसको। हर 22 सेकंड बाद अब होंडा कंपनी से एक मोटरसाइकिल निकलती है तैयार होके। ठीक है जी, हर 22 सेकंड बाद होंडा कंपनी से एक मोटरसाइकिल तैयार होके निकलती है। खैर वो बात मैंने इसलिए की थी, वो करते क्या है, मैं बात को कट शॉर्ट करता हूँ, एक बेसिक फ्रेम लटका देते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। हाँ, और इंटरनेशनली क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 16 सेकंड, लेकिन वो पाकिस्तान में उतना कर नहीं पा रहे अभी। लेटेस्ट पाकिस्तान के लिहाज से वो मुझे बता रहा था, उनका जो लड़का CFO है, कि सर हमने सेट किया हुआ है 19 सेकंड्स का टारगेट। चलें वापस आते हैं, मैंने असल में मोटरसाइकिल नहीं बनवानी, मैंने ये समझाना है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जितने फ्रेम होंगे, फॉर एग्जांपल 50 मोटरसाइकिलें बनाना शुरू की कंपनी ने, तो कोई सीट लगाएगा, कोई इंजन लगाएगा, कोई इंडिकेटर लगाएगा, कोई मडगार्ड लगाएगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ मोटरसाइकिल चेंज होंगी? हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोसेस में मटेरियल तो ऐड हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोटरसाइकिल चेंज नहीं हो रही। समझ आ गई बात सबको? बच्चियों को भी, समा, रामीन, अलीना, माहा, कायनात, हमजा, हाशिर। और देयर कुड बी इंडस्ट्री where material addition in second or subsequent process does increase the number of units। जी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होने की बात हो रही है बेटा, नहीं एक्स्ट्रा तो कोई चीज नहीं ना होती बेटी, मटेरियल ऐड होने की बात हो रही है। अगर आप इंडिकेटर नहीं लगाएंगे तो मोटरसाइकिल तो नहीं ना होगी, इंजन के बगैर मोटरसाइकिल नहीं होगी, सीट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं होगी, स्पीडोमीटर के बगैर मोटरसाइकिल नहीं होगी। गाड़ियां, होंडा की गाड़ियां, होंडा की गाड़ी भी मिनटों में बनती है। नहीं बेटी, जितना लगता है उससे ज्यादा नहीं, डिपार्टमेंट्स के लिहाज से समझें आप प्लीज, बात को यहां से समझना शुरू करें। पहले केस में हम उन इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे थे जहां सारा मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस में लग जाता था, अब उन इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं जहां अगले प्रोसेसेस में भी मटेरियल लग रहा है। हाँ चलें वापस आते हैं। अब मटेरियल, अब ये मटेरियल एडिशन के लिहाज से ये सबसे मुश्किल सवाल होगा, जहां पे सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल ऐड करने से नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, घर में मिक्स वेजिटेबल बन रही है, कायनात घर में मिक्स वेजिटेबल बन रही है। अब पहले सिर्फ आलू थे, अब आपने उसके अंदर गाजरें डाल दी हैं, तो सब्जी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर अगली जगह आपने मटर डाल दिए हैं,
फिर अगली जगह आपने ये कर दिया है, तो हर जगह मटेरियल तो ऐड हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट फिनिश गुड्स की क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मैं फूड आइटम समझ आ जाएगी आपको आसानी से। ठीक है कायनात, फूड आइटम में जब कोई नया रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, अल्टीमेट फूड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहां तक किसी जेन में कोई तो आसान सवाल क्या होगा, जो यकीनन हमें नहीं आएगा, आसान सवाल क्या होगा कि मटेरियल कहां ऐड हो रहा है, मटेरियल कहां ऐड हो रहा है आसान सवाल में, मटेरियल सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में ऐड हो रहा है। ठीक है जी, स्टार्ट में ही ऐड हो रहा है बस। चलें, अब आए जी तीसरी सिचुएशन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के केस में पहली सिचुएशन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। उबैदुल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है, वो रोज का काम रोज करके जाता है। क्यों जी, ऐसा ही होता है ना, आप सब अच्छे बच्चे हैं, रोज का काम रोज खत्म करते हैं। ठीक है, क्यों रामीन, रोज का काम रोज खत्म हो जाता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों समा, जब रात को महा सवाल कर रहे होते हैं तो नींद आ जाती है, फिर आप क्या कहते हैं, क्यों भाई साथ क्या कहते हैं, ये सवाल कब करूंगा, कल कर लूंगा। तो इसका मतलब है क्या हो गया साथ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया कायनात। कभी कभी होता ही नहीं है कायनात, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो अगले दिन का क्या बन जाएगा, वो अगले दिन का बन जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। चलें बहरहाल, अभी तो हम उबैदुल्लाह की बात करते हैं, जो अच्छा बच्चा है, जो रोज काम नहीं छोड़ के जाता। किसी को ऐसी इंडस्ट्री का पता है आमना, जहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता? जैसे पेंट इंडस्ट्री बेटा, पेंट इंडस्ट्री वो जितना पेंट बनाना शुरू करते हैं रात को डब्बों में बंद करके जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल अगर बिन के अंदर छोड़ जाएं तो रिएक्शन हो जाएगा, वो अगले दिन इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो क्यों लिख दें, कोई सादी मिसाल दे देता हूं। मोहम्मद हमजा, घर पे प्लस्तर होता है ना, प्लस्तर तो समझते हैं ना, बच्चियां भी समझती हैं, रेत सीमेंट और पानी का मिक्सचर बना के दीवारों को प्लस्तर करते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन की जुबान में मसाला बोलते हैं। तो आप देखिएगा मिस्त्री जितना मसाला बनाता है वो सारा दीवारों पे लगा के जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता हमजा कि वो मसाला छोड़ जाए कि कल सुबह आके प्लस्तर कर लूंगा? क्यों आशिर, हो सकता है, क्यों साद हो सकता है? वो सख्त हो जाएगा, अगले दिन वो सिर्फ हमजा का सर फाड़ने के काम आएगा, दीवार पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है मेरी मजबूरी है, मुझे रोज का काम रोज खत्म करके जाना है। तो वी कुड बी डीलिंग इन इंडस्ट्रीज वेयर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वी कुड बी डीलिंग इन इंडस्ट्रीज वेयर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज एग्जिस्ट। जहां ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा तो खुदकुशी के दो रास्ते हैं, या आप सवाल वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, या आप सवाल फाइफो से कर सकते हैं। तो सबसे आसान सवाल जो यकीनन आईकैप के एग्जाम में नहीं आएगा वो क्या होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, तो हमारा सबसे आसान सवाल क्या हुआ कि हमारी सिंगल प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोसेस है, मटेरियल ऐड होता है, लॉस सिर्फ नॉर्मल होता है, शुरू में हो जाता है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। और हॉरर सीरीज की आखिरी किस्त में क्या आएगा आमना, हॉरर सीरीज की आखिरी किस्त में आएगा लॉस होता है नॉर्मल, लॉस होता है एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। हम मटेरियल ऐड करते हैं, सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में भी ऐड करते हैं, उसकी वजह से फिनिश गुड्स यूनिट्स का नंबर भी चेंज हो जाता है। हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, और एग्जामिनर कहता है फाइफो से करना है। बस इतनी सी मुश्किलें होंगी एक सवाल में, ज्यादा तो नहीं है ना। बस उबैदुल्लाह इतनी सी बातें करनी होंगी एक ही सवाल में। चलो समझ आ गई सबको?
तो ये मैंने हॉरर मूवी का ट्रेलर दिखाया है, अभी हॉरर मूवी दिखाई नहीं है। ठीक है तैमूर, चलें अब हॉरर मूवी देखना शुरू करें। हाँ जी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ दिखाया है, पहली ट्रेलर दिखाया है। नहीं नहीं, आज ही देखेंगे तैमूर। चलिए, एक मिनट, मैं जरा उसकी पेज की सेटिंग ठीक कर लूं। आप लोग स्क्रीन पे मेरे साथ ही रहें, आगे ना जाइए। थ्री स्टैंडर्ड अजम्पशंस, तीन स्पेयर टायर। तीन स्पेयर टायर कौन से हैं? assumptions that will not be, assumption 1 will not be challenged in this topic. Assumption 2 and 3 will hold true in absence of specific information to the contrary. हमारी assumption 1, इसको हमारे सिलेबस में चैलेंज नहीं किया जाता। ये स्पेयर टायर हमेशा रहेगा अबैदुल्ला हमारे साथ। ठीक है अलीना, ये स्पेयर टायर हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो क्या है? समा, normal loss anywhere साध, anywhere in the process has occurred at the beginning only. That is no cost of the current period is incurred on normal loss units. नहीं नहीं, कायनात नॉर्मल लॉस तो है, लेकिन नॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है? assumption को प्लीज अंडरस्टैंड करें हमजा। नॉर्मल लॉस कहाँ होगा हमेशा हमारे सिलेबस में? तैमूर, साद, हमारे सिलेबस में नॉर्मल लॉस हमेशा एट द बिगिनिंग होगा, स्टार्ट में ही हो जाएगा। अगर कहा जाए समा कि नॉर्मल लॉस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नहीं, नॉर्मल लॉस कहां हुआ है? एट द बिगिनिंग हुआ है। क्यों करते हैं ऐसे अलीना? जिद है कोई हमें? जिद है आमना? नहीं, चीजें आसान हो जाती हैं। नहीं नहीं, चीजें आसान हो जाती हैं, समझ, मैं आसानी से समझाता हूं। ठीक है जी, ये 5 दोस्त हैं, हाशिर और उसके 5 दोस्त नाश्ता करने गए हैं और नाश्ता करके बिल बना है 300 रुपया। ठीक है जी, अगर सब दोस्त अपना अपना पैसे नाश्ते के दे देते तो हर एक के हिस्से कितना पैसे आते? हर एक के हिस्से आते 60 रुपए। वहां जाके हाशिर ने कहा भाग जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो क्या साद आप माइंड करेंगे? तैमूर आप माइंड करेंगे? उबैदुल्ला आप माइंड करेंगे? आप कहेंगे नहीं यार, हाशिर हमेशा ऐसा ही करता है, हमें भी पता है, हाशिर नॉर्मली ऐसे ही करता है। वहां जाके कहता होता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर क्या करें? उबैदुल्ला बर्तन धो लें चने वाले के? फिर क्या करें? फिर क्या करें भाई? फिर हम क्या करेंगे? हम 75 ईच कर लेंगे। समझ आइए बात की? ऐसी मजाक से कह रहा हूं, कायनात ने तो कभी जाके पैसे दिए ही नहीं है, 5 सहेलियां जब भी जाती हैं तो बस अब हम क्या कहेंगे कि कायनात तो नॉर्मली ऐसा ही करती है, तो इसलिए कायनात का खर्चा भी हम बर्दाश्त कर लें। ठीक है, बात को बेटा टेक्निकल, बहुत मुश्किल बात है, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करें। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा कौन एब्जॉर्ब करता है? अगर प्रोडक्शन के लिहाज से आए तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा गुड यूनिट्स बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बेटा सबको? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा गुड यूनिट्स बर्दाश्त करते हैं। अगर हाशिर का खर्चा नान चने का देना ही बाकी 4 दोस्तों ने है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हाशिर शुरू में ही चला गया था, कि 1 नान खा के गया, कि 2 नान खा के गया, कि आधा चने की प्लेट खा के गया, कि 6 प्लेटें खा के गया?
बात समझ आ रही है? अगर जो नॉर्मल लॉस चेयर है, जो कुर्सी खराब बनी है, उसका खर्चा बर्दाश्त ही अच्छी कुर्सियों ने करना है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुर्सी शुरू में खराब हो गई थी कि 2 फुट लकड़ी लेके खराब हुई कि 6 फुट लकड़ी लेके खराब हुई? उस्मान बशीर बात समझ आ रही है? कायनात बेटी बात समझ आ रही है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमेशा एब्जॉर्ब करनी होती है गुड यूनिट्स ने, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं, एमले वुल्फ, बड़ा मशहूर जुमला है एमले वुल्फ का, फौत हो गई हुई हैं, बड़ी मशहूर अकाउंटेंट थी एमले वुल्फ, उन्हीं के नाम पे कॉलेज खुला था एमले वुल्फ इंटरनेशनल। ये जो आई कैप की स्टडी टैक्स है ये उन्हीं की चेन में से एमले वुल्फ वाले कर रहे हैं। एमले वुल्फ का मशहूर जुमला है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। तो हाशिर को ट्रीट करने का आसान तरीका क्या है? हम हाशिर को क्या कर दें, निग्लेक्ट कर दें, हम एज्यूम करें हाशिर हमारे साथ गया ही नहीं, तो हाशिर का सारा खर्चा किसने बर्दाश्त करना है फिर? बाकी के गुड यूनिट्स ने। बेटा सबको ये बात समझ आ रही है? उस्मान, कायनात, साद, हमजा, आकिब। तो आज के बाद हम याद रखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। बच्चियों में अलीना, समा, रामीन, माहा, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हाशिर कब चला गया? हाशिर कब चला गया? हाशिर शुरू में ही नाश्ते के चला गया था, हाशिर ने नाश्ता नहीं खाया, शाबाश, हाशिर आया ही नहीं, आया ही नहीं, शाबाश कायनात, खाने से पहले ही चला गया। हाँ वो अलहदा बात है उस्मान, ठीक है। इसीलिए अगर एग्जामिनर कहे भी उस्मान कि नॉर्मल लॉस हुआ है 30% पे, तो हम 30% को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 30% की कॉस्ट निकाल के भी तो गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब करनी है। यहां भी उस्मान कह रहा है कि डबल नाश्ता करके गया था, तो नॉर्मल लॉस हुआ है 200% पे, तब भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? आंसर इज नो। वो कॉस्ट तो बाद में आपने ही एब्जॉर्ब करनी है ना, तो फिर अपना दिल ना दुखाएं, हाशिर के नाम ना गिने, ठीक है? ठीक है हाशिर, चूंकि बस अब बर्दाश्त कर लें, हाशिर के नाम आप सब नहीं बर्दाश्त करने हैं। सो ये एजम्पशन हम इस सिलेबस में चैलेंज नहीं करते, जस्ट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैलेंज होती है, लेकिन वो अप्रोच हमारे सिलेबस में एग्जामिनेबल नहीं है, वो अमेरिकन अप्रोच है। सो एनीवे, सो नॉर्मल लॉस कहीं भी होगा तो हमारे लिए एग्जाम हॉल में कहां पे होगा आमना? एग्जामिनर जो मर्जी कहता है कि नॉर्मल लॉस हुआ 80% पे, हमारे लिए कहां होगा? हमारे लिए होगा बिगिनिंग में। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस यूनिट्स को कोई कॉस्ट चार्ज करेंगे? नॉर्मल लॉस को यूनिट को कोई कॉस्ट चार्ज करेंगे? आंसर इज नो। एमले वुल्फ को याद करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटमेंट बाय निग्लेक्ट। हाशिर को हमने कोई पैसे नहीं चार्ज करने हैं, हम सब ने खुद बर्दाश्त करने हैं। सेकंड स्पेयर टायर, ये हम उतारेंगे। मटेरियल, अच्छा ये बात जो मैंने किया, क्या ये एबनॉर्मल लॉस के लिए भी है? क्या ये पॉइंट 7 पे भी अप्लाई करता है? एबनॉर्मल लॉस को भी एट द बिगिनिंग ले लेंगे? आंसर इज नो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने क्लास में कई दफा कहा है, एबनॉर्मल लॉस बड़ा खुददार होता है, वो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करता है। हाँ गलती से इस वक्त साद अपने पैसे घर छोड़ आया है और उसने तैमूर से कहा है कि मेरे पैसे तुम दे दो, मैं तुम्हें हॉस्टल पहुंच के साथ ही दे दूंगा, तो वक्ती तौर पे तैमूर ने पैसे दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली खर्चा किसने बर्दाश्त करना है? साद ने खुद ही करना है। तो एबनॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट क्या करता है? एबनॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट सेल्फ एब्जॉर्ब करता है।
एबनॉर्मल लॉस के केस में समा ये मैटर करता है कि एबनॉर्मल लॉस 15% पे हुआ कि 60% पे हुआ? यस नो? आंसर इज यस। कायनात एबनॉर्मल लॉस के केस में करता है बेटी, क्योंकि सिर्फ उस जगह तक की कॉस्ट आएगी। ठीक है कायनात, समझ आई? लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में मैटर करता है कि 30% पे हुआ कि 90% पे हुआ। सबको मेरी बात समझ आ गई? ये मुश्किल बात है, याद रखनी है। ठीक है, मुश्किल चैप्टर है। मैं इसलिए बेटा हाशिर मजाक बुरा ना मानिएगा, मैं जस्ट मजाक से इसलिए समझा रहा हूं ताकि बातें आपको याद रह जाए। चलिए, पहले हम सबसे पहले आज कल में कौन सा सवाल करेंगे? वहां मटेरियल सिर्फ कहां ऐड होगा? यहां पर मटेरियल ऐड होगा फर्स्ट प्रोसेस में। लेकिन अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में भी मटेरियल ऐड होगा तो उसकी वजह से फिनिश गुड्स का यूनिट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है मुस्तफा, ठीक है आकिब, पहले हम उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जहां यहाँ मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस में ऐड होता है, या सेकंड या सब्सिक्वेंट में अगर ऐड हो भी जाता है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट चेंज नहीं होते। और उस्मान, जब मुश्किल सवाल आएगा तो क्या पढ़ेंगे? मुश्किल सवाल आएगा तो क्या पढ़ेंगे? कि जब मटेरियल एडिशन इन सेकंड और सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स। जब तक वो मकाम नहीं आता रामीन, हम ये एज्यूम करेंगे कि बेशक सेकंड प्रोसेस में मटेरियल ऐड हो रहा है लेकिन उसकी वजह से नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे। डन? सबको ये बात समझ आ गई तो यस लिख दें। थर्ड, स्पेयर टायर, इसको भी उतार देंगे। पहले हम सवाल शुरू करेंगे कि कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। प्रोबेबली इस वीक में फ्राइडे तक ये मुकाम आएगा कि हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आएगी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो होगा अरसलान, लेकिन ओपनिंग नहीं होगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो और ओपनिंग ना हो? यस, नो, व्हाई? कैसे पॉसिबल है समा? कैसे नहीं पॉसिबल? फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस अलीना, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो पहले उर्दू की पहली किताब तो पढ़ लें, पहले बिजनेस का पहला साल तो सीख लें, फिर अगले साल भी सीख लेंगे। कायनात समझ आइए बात की? हाशिर, तो पहला हम प्रोसेस कॉस्टिंग बिजनेस का पहला पीरियड सीख रहे हैं जहां पे बेशक क्लोजिंग है लेकिन ओपनिंग नहीं है। फिर अगले साल जाएंगे तो ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम, और वर्क इन प्रोसेस नहीं दिया तो होना चाहिए लाजमन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है? जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं है। नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं बेटी अलीना, ये नहीं कहना कि नो वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। फर्क समझें प्लीज। क्वेश्चन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में साइलेंट है तो ओपनिंग नहीं है, क्योंकि सवालों में ओपनिंग के बारे में साइलेंट होगा, क्लोजिंग होगा सवाल में। नेक्स्ट करते क्या हैं, जरा उस बात को समझते हैं। ये जो अप्रोच हम फॉलो करने जा रहे हैं, ब्रिटिश अप्रोच, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। इस अप्रोच में हम कहते हैं कि हमने 10,000 यूनिट्स का इनपुट किया, क्योंकि अभी मटेरियल एडिशन की वजह से यूनिट्स चेंज नहीं होने, तो हमने 10,000 यूनिट्स बनाने शुरू किए।
10,000 की इनपुट की और हमें पता था कि हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 5%। तो अब इस सवाल में आके हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी हो गई? एक्सपेक्टेड आउटपुट हो गई 95%। तो कितना हो गया? 9,500। तो हम क्या करेंगे, ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। हम क्या करेंगे, हम एब इनिशियो फ्रॉम स्टार्ट, एब इनिशियो हम कहेंगे कि जैसे ही 10,000 कुर्सियां बनानी शुरू करेंगे, हम कहेंगे हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस कितना होगा? हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस होगा 10,000 का 5%, दैट इज 500। और हम इस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस को अकाउंट फॉर कर लेंगे एट एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू। पंजाबी समझते हैं ना सब लोग? पंजाबी की एक मिसाल है, पिंड बजा नहीं चक्के पहलों तैयार। अभी एक भी कुर्सी नहीं बनाई, सिर्फ 10,000 कुर्सियां आमना बनाना शुरू की। जैसे ही 10,000 कुर्सियां बनाना शुरू की, साथ हमने क्या कहा कि हमारी इस 10,000 में से 500 कुर्सियां क्या हो जाएंगी? नॉर्मल लॉस हो जाएगा। और हमारी तैयार कुर्सियां कितनी बनेंगी? 9,500। क्या एक्चुअल में भी ऐसा हो? ये जरूरी है? एक्चुअल में भी पूरी 9,500 चेयर्स बनेंगी? अगर 9,500 से ज्यादा हो रही हो तो बाकी को आग लगा देंगे, और अगर कम हो रही हो तो रोना शुरू कर देंगे। तो हमारी ऐसा नहीं होता। हमारी एक्चुअल आउटपुट हो सकता है 9,500 से ज्यादा हो, एक्चुअल आउटपुट 9,500 से कम हो। हमारी एक्चुअल आउटपुट हुई 9,300। व्हाट इज आवर एक्चुअल टोटल लॉस? व्हाट इज आवर एक्चुअल टोटल लॉस? आवर एक्चुअल टोटल लॉस इज 700। हम क्या कहेंगे, इसमें से नॉर्मल कितना है? नॉर्मल लॉस कितना है? 500। और एबनॉर्मल कितना है? एबनॉर्मल लॉस कितना है? 200। बेटा सबको ये बात समझ आ रही है यहां तक? किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखें, नहीं तो कोई एक दो लोग नो लिख दें, वरना मैं इसको क्लोज कर रहा हूं बस। ओके। ये भी तो हो सकता है ना बेटा आमना के एक्चुअल आउटपुट आ जाए 9,600। अब्दुल अली 10,000 कुर्सियां बनानी शुरू की, एक्सपेक्टेड था 500 जाया हो जाएंगी, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी? 9,500। और एक्चुअल आउटपुट हो गई 9,300। तो फिर एक्चुअल लॉस कितने का हुआ अब्दुल अली? 700 का। उसमें से 500 का लॉस तो हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या हो गया? नॉर्मल। जो 200 का फालतू है वो क्या है? एबनॉर्मल। बस उस्मान 1 मिनट। एग्रीड? अब्दुल अली बात समझ आ गई? अब अगर एक्चुअल आउटपुट आई है 9,600, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? एक्चुअल लॉस हुआ है 400 का। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं 500 का नॉर्मल लॉस ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका हूं। तो अब मैं क्या कहूंगा? मुझे क्या हो गया? मुझे 100 की एबनॉर्मल गेन हो गई। मुझे 100 की एबनॉर्मल गेन हो गई। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के हर सवाल में या एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगी। ठीक है बेटा? बस इतना ही पढ़ाना था आज का लेक्चर। अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा, अच्छे तरीके से याद करके आइएगा, समझ के आइएगा। कल मैं इससे आगे बातचीत करनी शुरू करूंगा। एक चीज है जिसको आप लोगों ने रट्टा लगा के आना है, समा और हाशिर, ये ग्रुप में बता दें। सिर्फ अभी रट्टा लगाने को कह रहा हूं, वो है पैरा 1.4। पैरा 1.4 को कल जब आप सब लोग आए तो आपको रट्टा लगा हुआ आना चाहिए। ओके समा, ओके हाशिर? आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करना और पैरा 1.4 को करना है। अरसलान आप
मुझे फिर कर दें व्हाट्सएप या टीए को कर दें, हाशिर नदीम साहब को कह दें, वो आपको ऐड कर देते हैं। नहीं होगा तो मुझे कह देना। चलें, ओके जी, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपके पास नंबर नहीं है, यहां कोई टाइप कर दे चैट बॉक्स में, हाशिर नदीम का नंबर टाइप कर दें, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। मोहम्मद आशिर आप टाइप कर दें, या साद आप कर दें, समा आप कर दें, हाशिर नदीम का नंबर ऐड कर दें, टाइप कर दें। आमना ने कर दी है, ठीक है अरसलान, आप उनसे राब्ता कर लें, वो आपको ऐड कर देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ये भी ग्रुप में पूछिएगा, तैमूर हाशिर नदीम साहब से पूछेंगे।